जय हिंद। मैं आकाश चौधरी, नाग डिफेंस अकेडमी से। मैं आप सभी को स्वागत करता हूं एक नया कहानी के लिए। एक नया सफलता जो आप सबके सामने जानना बहुत जरूरी है, आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन मेहनत करने वाले को एक दिन जरूर मिलती। कहानी आदर्श राज की है, जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स में अपनी सिलेक्शन को सुनिश्चित किया है। तो हम इनके बारे में जानेंगे, इन्होंने कैसे कैसे अपनी जर्नी को कंप्लीट किया, क्या चीजें रही इनके लाइफ में। तो सबसे पहले हम आदर्श से चाहते हैं कि अपने बारे में कुछ बताएं। तो आदर्श, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आप बताइए आप अपने बारे में। जी, मेरा नाम आदर्श राज है। मैं घाटी का रहने वाला हूँ और मैंने जब 12th पास करी थी, तब मुझे लगा था कि मैं क्या करूँगा और उस समय मैंने जेईई की तैयारी करी थी। फिर जब मेरी दीदी यहाँ पे पढ़ने आती थी, तो उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मैं भी एयरफोर्स की तैयारी करूँ। तो मैंने एयरफोर्स की तैयारी स्टार्ट की और अभी मैंने इस मुकाम को हासिल किया है। ठीक है आदर्श, आपने चीजों को बताया। आप इसके साथ-साथ ये भी बताओ कि आप जब यहाँ पे आए थे, तो आप क्या सोच कर के आए थे? क्योंकि आपकी दीदी प्रिपरेशन यहाँ करती थी, जी। तो एक ट्रस्ट इश्यू होता है कि हाँ, जिस इंस्टीट्यूशन में हम जा रहे हैं, वहाँ पे हमारा सिलेक्शन होना, ना होना, क्या निर्भर करता है? क्या ऐसी चीज़ है जो कि आपको अकेडमी सही समय पे सिलेक्शन दिला पाई? क्योंकि आप अभी-अभी 12th पास किए हो और आज आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब है, आर्म फोर्सेस में सेवा करने का आपके पास मौका है। जी, जब मैंने स्टार्ट किया अकेडमी आना, तो मुझे पता नहीं था कि मैं आगे चल के कहाँ जाऊँगा। पर मुझे ये यकीन था कि मेरी दीदी अगर यहाँ पढ़ रही है, तो मुझे विश्वास था कि यहाँ के जो टीचर्स होंगे, वो अच्छे ही होंगे। और जब मैंने यहाँ पे अपना समय दिया, तो मुझे यहाँ के लोगों से फ़ैमिलियर होने का मौका मिला और मुझे लगा कि हाँ, मैं यहाँ से सारे चीज़ों की तैयारी, जैसे कि फिज़िकल हो गई, मेडिकल की तैयारी या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन चाहिए थी, वो सारे मुझे यहाँ से एक जगह पे मिल पाएगी। तो मैंने सर पे भरोसा किया और मैंने अपनी पूरी जी-जान लगा दी कि मैं एयरफ़ोर्स की तैयारी करूँ। ठीक है। आपने प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट किया? आप ये भी बताएँ। आपकी यहाँ पे क्या-क्या प्रिपरेशन कराई गई आपको? ये सारी चीज़ें आप बताइए। जी, मैं 12th जब मैंने पास करा था, तो मैं अकेडमी जॉइन किया और मुझे जहाँ यहाँ पे रिटेन की तैयारी, फिर जब रिटेन हमारी क्लियर हुई, तो फिर फिज़िकल की तैयारी और जीडी की, एसआरटी की और इंटरव्यू वगैरह की सारी की तैयारी हमें एक जगह पे मिल गई थी और इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपसे, क्योंकि मुझे दूसरी जगह भटकना नहीं पड़ा कि मैं जीडी के लिए कहाँ जाऊँगा, एसआरटी के लिए कहाँ जाऊँगा। और इससे मुझे जब मैं वहाँ पे गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं वहाँ पे साफ-साफ बोल पा रहा था, क्योंकि मुझे यहाँ पे सर ने ट्रेनिंग दे दी थी। कि मैं जीडी में कैसे अपने आप को वहाँ पे प्रेज़ेंट करना चाहूँ। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने एकेडमी का बहुत आभार प्रकट किया है, ठीक है। तो बात दरअसल ये है कि आदर्श, आप बताओ कि आप प्रिपरेशन 12th के बाद जब आपने यस। करना शुरू किया, तो ये आपकी पहली सफलता है या इसके बीच में कुछ परेशानियाँ भी आई हैं, या डायरेक्टली हुआ कि हाँ, एयर फोर्स की प्रिपरेशन करी, हो गई, चलो आज बल्ले-बल्ले हो गया, ऐसा कुछ जी है? नहीं, जी नहीं। लगता है कि जो ये सक्सेस है, ये एक बार में बहुत आसानी से मिल चुकी है। बिल्कुल, पर वो बिल्कुल। लोग ये नहीं देखते हैं कि इस सफलता के लिए किसने कितनी मेहनत की है, कितनी परिश्रम किए, कितने हार्ड वर्क किए हैं, कितने फेल्योर्स को उन्होंने झेला है। मैं दूसरों का एग्ज़ाम्पल देने से पहले मैं खुद का एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। हुँ, हुँ। मैंने यहाँ पे पूरे 1 ईयर डेडिकेट किया है अपना और इसमें मैंने नेवी की 3 बार फिज़िकल के लिए और मेडिकल के लिए गया हूँ और एयर फ़ोर्स के लिए मैंने भी बहुत सारी मेहनत की है। और मैं जब नेवी के लिए गया था तो मुझे फेलियर्स पे फेलियर्स मिले थे सेकंड टाइम्स इन अ रो। हुँ। बट मैंने सोचा कि नहीं, मुझे हार नहीं मानना है और चूँकि आपने भी मुझे मोटिवेट किया जब मैं अपने सबसे लोएस्ट में था, यस। कि मुझे हार नहीं मानना है, कि जिद वर्दी का है तो उसे रुकना नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि नहीं, अगर हमारे टीचर्स जो हैं हमें इतना सपोर्ट दे रहे हैं तो मुझे अपने आप पे हार नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैंने अपना बस देते रहा, मैं अपना पूरा हार्ड वर्क देते रहा, क्योंकि आपने भी और हमारी फैमिली ने भी मुझे कहा था कि जो हार्ड वर्क लक जो है उन्हीं को सपोर्ट करता है जो हार्ड वर्किंग हार्ड होते वर्क हैं। करते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अपना 100% देना है, बाकी उसके बाद जो है वो लक पे डिपेंड करता है। तो मैंने अपना 100% दिया और मैंने जब नेवी का फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो मेरा रिटेन हो गया था। बट मैं फिजिकल में नहीं हो पाया, मेरा फिजिकल मेडिकल हो गया था बट मेरिट में नहीं आया। फिर सेकंड टाइम में सेम इश्यू हो गया। बट अब जब मैंने एयर फोर्स का दिया तो मेरा रिटर्न निकला। फिर रिटर्न निकलने के बाद हमें एक होप आया कि चलो मैं एयर फोर्स में भी ट्राई करता हूँ। क्योंकि मेरा ये बचपन का भी होप था कि मैं एयर फोर्स में एक टाइप में जाऊँ। तो जब मैं एयर फोर्स का जब मेरा रिटर्न निकला तो सर ने मुझे गाइडलाइन किया कि मुझे जीडी का कैसे-कैसे तैयारी करना चाहिए, वहाँ पे कैसे अपने आप को प्रेज़ेंट करना है, कैसे वहाँ पे सर से इंटरैक्ट करना है, कैसे वहाँ पे लोगों से इंटरैक्ट करना है। बहुत एसआरटी में मुझे कैसे-कैसे वहाँ पे क्वेश्चन्स किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनसे मुझे सर ने फ़ैमिलियर कराया था, जिससे मैं वहाँ पे ओवरवेल्म नहीं हुआ।
और ओवरवेल नहीं होने की वजह से ही मैं अपना 100% दे पाया था। और एक और चीज़ है कि आपकी नेवी में भी क्लियर हो गई सारी जी। चीज़ें और नेवी का भी आप वेट कर रहे हैं। तो यस। आपको डबल कांग्रेचुलेशंस कि थैंक एक साथ आपके पास 2-2 नौकरियाँ हैं। थैंक और आज उन बच्चों को कहना चाहता हूँ कि जो आज भी सोच रहे हैं कि हाँ, 10th और 12th के बाद क्या करें? 12th के बाद 2-2 3-3 साल तक बच्चे क्या हो जाते हैं? यू। ट्रैक पे नहीं आ पाते हैं। उसके बाद जब एज निकल जाता है सोचते हैं कि हाँ, अब हमें करना है और उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। यस। तो क्या ऐसा चीज़ करना चाहिए जो वो बच्चा भीड़ का हिस्सा ना बने और सिलेक्शन बहुत जल्दी ले ले? यस सर, तो मैं उन वैसे बच्चे जो अभी 12th कर चुके हैं, मैं उनसे बस एक ही लाइन कहना चाहूँगा, अब जागने का समय आ गया है। यू कांट स्लीप एनीमोर। बिल्कुल सही है, क्योंकि जागने से ही क्या होता है ज़िंदगी ज़िंदगी मिलती है। मिलती है। तो ख़ैर ये सब तो ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आपने एयरफ़ोर्स का क्लियर किया है, तो आपकी इसकी एवरीथिंग यानी हर प्रोसेस के बारे में पता है। तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि आप प्रोसेस बताइए फॉर्म भरने से लेकर के आपकी फिज़िकल होना, एसआरटी-जीडी होना, आपकी रिटेन होना, उसके बाद मेडिकल होना, कैसे-कैसे सारी चीज़ें हुई, उसके बाद आपकी जो फाइनल पीएसएल आई, फिर मेरिट आई, तब जाकर के क्या चीज़ें चल रही हैं आज आपकी लाइफ़ में, सारा चीज़ आप डिटेल वाइज़ बताओ। यस, इट वाज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। मुझे लगा नहीं था कि मुझे इतना टाइम लगेगा एयरफोर्स को क्लियर करने में, बट इट वाज़ वेरी लॉन्ग। जब बिल्कुल। मैंने 12th किया था तो मैं साइंस स्ट्रीम से था, तो मुझे अपॉर्च्युनिटी था कि मैं दोनों स्ट्रीम में भर सकूँ, तो मैंने बोथ स्ट्रीम सेलेक्ट किया था। और जब रिटेन हुआ तो मैंने अच्छे से रिटेन दिया, तो मेरा रिटेन ईज़िली क्लियर हो गया था। और मेरा जो रिटेन में कौन-कौन सा था आपका? ग्रुप एक्स, वाई, ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई था। साइंस और अदर देन साइंस साइंस दो? एंड अदर देन साइंस दोनों था। तो मेरे बढ़िया। साइंस में 38.5 आए थे हुँ, हुँ। और अदर देन साइंस में मुझे 33.5 आया था। तो ओके। दोनों में मैंने क्लियर कर इंग्लिश लिया में था। कितना था? इंग्लिश में मेरा 21 आउट ऑफ 20 था। वाह! क्या बात है क्लैपिंग। इंग्लिश में 20 और 1 आउट ऑफ 20 था, बताओ। इंग्लिश में अच्छे थे, फिज़िक्स में भी अच्छा था? यस, फिजिक्स में अच्छा था। फिज़िक्स में अच्छे, मैथ्स में भी अच्छे थे? मैथ्स में भी था, मतलब उस समय जब मेरी रिटेन हुई थी, उस समय मैथ्स की क्वेश्चन थोड़ी टफ आई थी। सफाई थे। चूँकि बट मैंने चूँकि जेईई का प्रिपरेशन करा था, तो मुझे वो उतना टफ नहीं लगा, बट जो एज़ अ रेगुलर थे उनके लिए वो थोड़ा टफ था। बट वो एक वन टाइम थिंग था, बट वो अब थोड़ा ईज़ी हो चुका है। ईज़ी हो चुका है ना? जी। खैर अब यूज़्ड टू हो चुके हैं एग्ज़ाम्स अब को यूज़्ड टू लेकर हो के कि चुके अब हैं। नहीं लगता कि हाँ, कौन-सा एग्ज़ाम भारी पहले है। ओवरवेल्म हो जाता था मैं एग्ज़ाम्स यस, को लेकर, बट अब यूज़्ड टू हो चुका हूँ, क्योंकि इतने सारे एग्ज़ाम्स दे चुका हूँ, तो अब फ़ैमिलियर हो चुका हूँ कि नहीं, मैं बिल्कुल, एग्ज़ाम्स बिल्कुल। दे ही दूँगा। हुँ, खैर चलो ठीक है। ये बताओ कि जब रिटन क्वालीफाई किया तो उसके बाद कैसे-कैसे चीज़ें आगे बढ़ी आपको? यस, तो रिटेन क्वालीफाई करने के बाद मेरी जो रिपोर्टिंग थी फिज़िकल की, वो थी 10 एएससी बिहटा में। बेटा। तो वहाँ पे मैंने सुबह मॉर्निंग में 5 एएम में मैंने रिपोर्ट किया। फिर वहाँ पे सबसे पहले इनिशियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी, जो हमारी मार्कशीट वगैरह चेक करते हैं। हुँ, हुँ। वो चेक करने के बाद हमें ग्रुप में डिवाइड किया गया था, अल्फा, बीटा ऐसे करके ग्रुप था। चेस्ट नंबर मिले थे? जी, चेस्ट नंबर भी मिले थे सर। और मैं अल्फा ग्रुप में था। हुँ, और जब हमारी पूरी प्रोसेस प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमारी फॉर्म फिलिंग हुई, और फॉर्म फिलिंग होने के बाद हमारे ग्रुप को ले जाया गया रनिंग के लिए। फिर रनिंग का ट्रैक कैसा था? रनिंग का ट्रैक एक स्ट्रेट पाथ में था, उसमें थोड़ा इधर-उधर भी मतलब डाइवर्ट होना था, लेफ्ट राइट भी होना था, बट एक पूरा पिच्ड पार्ट था। पिच था? यस सर। हुँ, तो चूँकि इसके लिए मैं उन लोगों को वार्न करना चाहूँगा जो सोच रहे हैं कि विदाउट शूज़ दौड़ने का, तो नहीं, आप वहाँ पे विदाउट शूज़ रनिंग नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, क्लियर इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि आपको शूज़ पहन के ही दौड़ना है। हुँ, 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 हुँ। तो वहाँ पे जब हमारी रनिंग स्टार्ट हुई, तो उससे पहले मैं बहुत ओवरवेल्म था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मैं निकाल पाऊँगा, नहीं निकाल पाऊँगा, मेरे आगे क्या होगा? बट ओके। जब रनिंग स्टार्ट किया था, बस मेरे माइंड में एक ही पॉइंट था कि बस दौड़ जाना है। और मुझे, हाँ, उस समय मुझे हमेशा एक ही लाइन याद आती थी, हुँ, जो आपने ही कही थी कि लगेगा कि तुम अब रुक जाओगे, और हाँ, लगेगा कि तुम अभी मर जाओगे, बट रुकना नहीं है, दौड़ते रहना है। क्योंकि मौत आती नहीं मौत आती नहीं है। और मुझे हमेशा यही लाइन मेरे माइंड में कि रिपीट आ मर रही थोड़ी थी। ना जाऊँगा। हाँ, बस यही लाइन मेरे माइंड में रिपीट हो रही थी, तो मैं बस दौड़ते रहा। और बिल्कुल। दौड़ कर मैंने वहाँ पे क्लियर कर लिया था। और फिर हमारी पुशअप हुई, 10 पुशअप्स थे, 10 सिटअप्स थी, और 15 स्क्वाट्स थे। तो मैंने ये सारे कर लिए। तो ये सब करने के बाद फिर क्या हमें, ये मतलब बहुत टफ होता है वहाँ पे नहीं, कि वो एक ग्रुप में कराते हैं, और हुँ, अगर टफ लगेगा जब अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी रहेगी। हुँ, हुँ। करी रहेंगे, अगर प्रैक्टिस होगी तो आपको ईज़ी लगेगा। यानी कि बच्चों को रिटेन के साथ-साथ फिजिकल फिजिकल की करना तैयारी करनी चाहिए चाहिए। और इंटरव्यू की भी जो तैयारी एसआरटी, हाँ। जीडीए सब कुछ करना सब, चाहिए। क्योंकि एट अ सिंगल डे सब कुछ हो जाता सारा है। परफॉर्म करना सारे पड़ता परफॉर्मेंस आपसे ले लेता है। हुँ। सो जैसा इसलिए मैं बार-बार कैंडिडेट्स को बोलता हूँ कि आप एक ऐसा इंस्टीट्यूट पकड़ो, आप ऐसा गाइडलाइंस को पकड़ो जिससे कि आपका रिटेन, आपकी इंटरव्यू और आपकी मेडिकल की जो भी क्वेरीज़ हैं या आपकी फिजिकल जो भी हो, आपकी एक सिलेक्शंस चाहिए और सभी प्रोसेस आपको एक जगह मिले, तो आपकी जो सिलेक्शन होती है,
वो आदर्श राज जैसी होती है। तो हाँ आदर्श, तो आप और बताइए कि जब आपकी रनिंग हो जाती है, फिजिकल हो जाती है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमें एक हॉल में ले जाया गया और वहाँ पे जो डिटेल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, वो हम्म, सारे डॉक्यूमेंट जितने भी मांगते हैं, वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे मांग रहे थे और डॉक्यूमेंट फिलअप भी हुआ था, बहुत सारे फॉर्म फिलअप हुए थे। हम्म, उसमें बहुत लंबा चौड़ा टाइम लगा था हम्म, और उसके बाद तो फिर हमें जीडी के लिए हमारे ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। फिर जीडी के लिए चूंकि मैं 10 ईयर से बेटा में थे, तो वहाँ पे रिस्पेक्टेड विंग कमांडर रावत सर थे और वो बहुत डाउन टू अर्थ थे और वो हम लोग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे। कंप्लीट कोऑपरेटिव हाँ, बहुत पूरा। कोऑपरेटिव, वहाँ के सारे जो स्टाफ थे वो सारे बहुत कोऑपरेटिव थे। हम्म, तो हमारी जीडी की तैयारी थी, तो वहाँ पे जीडी के लिए जब हम लोग गए तो एक सर्कल फॉर्मेशन में हम लोग को बैठाया गया और रावत सर वहाँ पे एक ऑडियो प्ले किए और वो हम लोग को एक्सप्लेन कर दिए थे कि ऑडियो क्वालिटी अच्छी होती है, ऑडियो सुनाई क्वालिटी एकदम क्लियर सुनाई दे रही होती है, बस आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। लैंग्वेज कैसा एकदम लैंग्वेज easy लैंग्वेज प्योर इंग्लिश रहता है, उसमें हिंदी का कोई कन्वर्सेशन था? आप लोगों को कौन सी टॉपिक दी गई थी? हमारी टॉपिक थी फिटनेस वर्सेस टेक्नोलॉजी। फिटनेस वर्सेस टेक्नोलॉजी। अच्छा, पहले कुछ लाइन उन्हें आपको बता दी जाती है? यस सर, वो हाँ। रिकॉर्डिंग में उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराया जाता है हम्म, और आपको एक रफ सीट दिया जाता है और एक फेयर सीट दिया जाता है। बिल्कुल। तो जब रिकॉर्डिंग चल रही होती है तब आपका उस समय काम होता है कि आप रफ सीट पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो लिख दें जी। और जब रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है तब उसके बाद वहाँ से इंस्ट्रक्शन आता है कि आप अब एक जो उस पे पैराग्राफ लिखने के, तो उसके लिखने के बाद वो सबमिट करना होता है। फिर ग्रुप डिस्कशन हमारा स्टार्ट होता है विद इंट्रोडक्शन, वन बाय वन हम सब अपने अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। जब पहले इंट्रोडक्शन देते हैं कि इंट्रोडक्शन के साथ साथ डिस्कशन शुरू हो नो जाता है? नो, हमें केवल इंट्रोडक्शन देना होता है। रावत सर वहाँ से सामने से या फिर जो भी इन्विजिलेटर रहते हैं वो एक टाइम लिमिट देते हैं, 2 मिनट टाइम लिमिट, और उस 2 मिनट में आपको अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस करना रहता है और अगर आप लिमिट एक्सीड कर रहे होंगे तो वो आपको वहीं पे कट कर देंगे। ओके, सिर्फ अपने बारे में देना होता है? सिर्फ अपने बारे में देना, तो आप मतलब कि अपना बेसिकली उसमें टॉपिक के बारे में हाँ, टॉपिक के बारे में आप अगर टाइम मिले तो आप टॉपिक के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे आप सकते क्या समझे उसके बारे में वो दे सकते हैं। हैं। तो सब लोग एक करके इंट्रोडक्शन देते गए। फिर हमारी जीडी की स्टार्ट हुई। रावत सर ने हमें पूरा इंस्ट्रक्ट किया कि क्या-क्या वहाँ पे रूल्स है, क्या-क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या-क्या हमें फॉलो करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें वार्निंग दी थी कि कभी भी हमें इन्विजिलेटर को सामने नहीं देखना है। नहीं देखना है। इन्विजिलेटर के फेस पर आते ही हमें कभी भी अगर हमने इन्विजिलेटर के फेस पे देख लिया तो उस पे मार्क्स डिडक्ट कर देंगे वो। हाँ, तो ये भी मैंने अपने ट्रेनिंग सेशन में आप लोगों को बताया मुझे था। उस समय पहले से पता था, मुझे याद भी आ रहा था कि आपने हमें इंस्ट्रक्ट किया था कि ये कभी भी इन्विजिलेटर को नहीं देखना नहीं है, देखना बस इन कन्वर्सेशन अपने बीच में रखना है। अपने बीच में रखना है, बिल्कुल। तो और भी क्या चीज़ें वहाँ अंदर में हुई जो कि आपको अच्छा लगा, और क्या चीज़ ऐसा लगा? क्या पूरा उनका कोऑपरेशन था? क्या वो आपको हटाने के लिए ले रहे थे, वो टेस्ट था, या बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वो लेना चाहते थे या छाँटना चाहते थे? यस सर, ये बताओ। ये बच्चों के अंदर होता है कि हाँ सर, हिंदी में हो पाएगा क्या? बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है, सर जीडी और एसआरटी जो है, क्या हिंदी में हो पाता है क्या? सर वहाँ पे हिंदी में बोल सकते हैं क्या? तो आप इस पॉइंट को क्लियर करो, क्या बच्चा हिंदी में वहाँ बोल सकता है? नहीं, ये इंस्ट्रक्शन क्लियर है कि आप वहाँ पे केवल इंग्लिश बोल सकते हैं, इसमें बीच में हिंदी का वर्ड भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आप। बिल्कुल। प्योर इंग्लिश जाना चाहिए आपका कन्वर्सेशन। हाँ, इसमें आप ब्रेकेज ला सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका स्मूथ फ्लो, बट आप पॉइंट बोल पाओ, कुछ बोल पाओ इंग्लिश में, ये वहाँ पे क्लियर रहता है। और हाँ, जैसे आपने पूछा कि एसआरटी वहाँ पे एसआरटी भी इंग्लिश में ही रहता है। हाँ, और बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि सर एसआरटी हिंदी में मिल जाता तो सही रहता। नहीं, वहाँ पे हिंदी में आपको नहीं मिलेगा, केवल इंग्लिश में मिलेगा। और एसआरटी आगे का पार्ट है। मैं उससे पहले जीडी के लिए आपने पूछा था कि जीडी में क्या उनका क्या वहाँ पे रोल मोटिव रहता रहता है कि वो हटाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। हम्म। तो वहाँ पे उनका फुल कोऑपरेशन रहता है कि वो पूरी तरह से चाहते हैं कि आपको हम कैसे भी सिलेक्ट कर लें। क्योंकि बिल्कुल। मैं अपने एक्सपीरियंस से इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा स्टोरी शेयर करने के लिए है कि हमारी जो ग्रुप थी वो 20 पीपल की ग्रुप थी। तो उसमें जो बच्चे स्टार्टिंग में अच्छे से बोल पा रहे थे उनको, और जो बच्चे जो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे वो संकोच कर रहे थे, वो हेजिटेट कर रहे थे कि मैं बोलूँ, नहीं बोलूँ, कहाँ पे बोलूँ, कहाँ पे नहीं बोलूँ। तो रावत सर सबको चेक कर रहे थे, सब वहाँ पे नोटिस कर रहे थे कि कौन बच्चा बोल पा रहा है, कौन स्टूडेंट्स नहीं बोल पा रहे हैं। बिल्कुल। फिर बाद में कुछ टाइम के बाद वो सबको स्टॉप किए और फिर ग्रुप को डिवाइड किए। जो ग्रुप नहीं बोल पाए हैं, जो बच्चे वहाँ पे नहीं बोल पा रहे थे, उनको अलग डिवाइड किया और बोला कि आप अब जो आप लोग जो मैंने नाम लिया है वो लोग अपने-अपने बीच में अब इंटरैक्ट करें। और जो बच्चे को मैंने अलग कर दिया वो लोग अभी नहीं बोलेंगे। तो इससे मौका मिलता है कि जो नहीं बोल पाए वो भी क्लियरली बोल सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको वो सिलेक्शन लेने के लिए वो बैठे पूरी हैं, तरह से चाहते हैं कि सिलेक्शन लें। तो आप लोग याद रखो कि अगर जिनकी इंग्लिश थोड़ी-सी वीक भी है, अगर थोड़ा-सा एफर्ट लगाते हैं, तो उनको 20-25 दिन के अंदर नाग डिफेंस अकेडमी प्रिपेयर इतना कर देती है कि वीक से वीक स्टूडेंट जिनको इंग्लिश नहीं भी बोलने आता है, उनको हम अच्छा से ट्रेनिंग ज़रूर देते हैं। हमारे प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि क्या, उनको बोल नहीं टूटी-फूटी पाते। इंग्लिश भी नहीं आती थी। 20-25 दिन के अंदर सेशन में क्या हो गया, वो बोलने थोड़ा बहुत लगे। बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट करने लगे थे। हाँ, तो वही चीज़ है कि बच्चों को क्या है ना कि वहाँ पे छाँटने के लिए नहीं बैठे हो, आपको लेने के लिए बैठे हैं।
तो आप ये सोच के बिल्कुल नहीं जाइए कि बहुत ज्यादा हमें प्रिपरेशन की जरूरत है, बस नॉर्मल कॉमन सेंस होना वहां जरूरी है और वहां पे थोड़ा हेजिटेट नहीं होना है। सो आगे और आगे क्या होता है? यस सर, तो हमारी जो टॉपिक थी वो फिटनेस एंड टेक्नोलॉजी, फिटनेस वर्सेस टेक्नोलॉजी थी। और इसके लिए मैं बता दूं कि आप लोग को लगेगा कि मैं अपना तारीफ कर रहा हूँ, बट नहीं है। बट और वहाँ पे जो सिचुएशन हुआ था वो मैं बता रहा हूँ कि जो लोग डरते हैं कि मैं टॉपिक से डाइवर्ट हो गया, मैं टॉपिक के अलावा कुछ और बोल नहीं पाया, मेरे को टॉपिक पे कुछ आइडिया नहीं है मैं क्या बोलूँ। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे जो कुछ नहीं बोल सकते थे, तो उन्हें बस ये बोल था कि जो ऑडियो में उन्होंने सुना था वो भी लाइन अगर आप रिपीट कर देते हैं, उसमें भी रावत सर ले रहे थे, यानी कि वहाँ पे जो लोग थे वो ले रहे थे। और कुछ लोग बच्चे थे जो टॉपिक में बहुत सारे, लगभग हर एक बच्चे डाइवर्ट हो रहे थे टॉपिक से। वो लोग किसी एक टॉपिक पे फोकस करने लग रहे थे, टॉपिक से डाइवर्ट हो जा रहे थे। जैसे कोई एग्जांपल है जो बच्चे हाँ। क्या बोल रहे थे? हाँ सर, जो जैसे फिटनेस एंड टेक्नोलॉजी थी हमारी, तो एक स्टूडेंट था, वो टेक्नोलॉजी के बारे में बोलते-बोलते वो कुछ ज़्यादा ही फ्लो में चला गया और वो बोलता है that dinosaur were went extinct because they didn't have technology. Okay. I was like, what? What is he trying to say? But then he again said that the dinosaurs didn't have technology to divert asteroids, so the asteroid hit the Earth and they went extinct. But now NASA has the technology. Recently, they diverted an asteroid and we are safe now. So इस लेवल का उन्होंने टॉपिक पे बात बोला था कि उन्हें जो मन में आ रहा था वो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोल रहे फिर भी आपको अप्रिशिएट करके वो ले लिया। तब भी वो ले ली। हाँ, वहाँ पे उन्होंने लोगों को डांटा कि आपने ये क्या बोला है? मैंने आपको टॉपिक कुछ और दिया था, आपने क्या बोला है? और मैंने भी उसी टाइम में जब टॉपिक चल रही थी, मैंने उन्हें बोला भी था कि वी आर डाइवर्टिंग फ्रॉम टॉपिक्स एंड दिस इज नॉट द टॉपिक, वी आर सपोज्ड टू डिस्कस अबाउट फिटनेस एंड टेक्नोलॉजी, नॉट सम अदर थिंग्स। सो रावत सर ये भी नोटिस कर रहे थे, तो अंत में उन्होंने मुझे भी बोला कि एक केवल मेरे चेस्ट नंबर लेकर बोले कि यही था जो टॉपिक को समझ भी रहा था। बाकी लोग टॉपिक को एक टॉपिक पकड़ रहे थे और टॉपिक में 2 पार्ट था, फिटनेस एंड टेक्नोलॉजी। आपको दोनों को दोनों को एक दूसरे से रिलेट करना था। आप बाकी लोग जो है एक टॉपिक को पकड़ के बैठ गए थे। उसके लिए उन्होंने समझाया, बट सबको ले लिया था। जो कुछ बच्चे छठे भी थे? हाँ, एक बच्चा बस छड़ा। वो बच्चे को मतलब सर हर बार मौका दे रहे थे। उन्होंने स्पेशली सारे डिस्कशन खत्म होने के बाद भी उन्होंने उनसे जबरदस्ती बोला कि इफ यू वांट टू से समथिंग, यू शुड से समथिंग, इवन अ सिंगल लाइन वुड डू। बट ही वाज लाइक नो। लो ये बताओ, अगर इतना भी आप 1-2 लाइन भी अगर ना बोल पाओ किसी दिए गए टॉपिक पे, तो सीरियसली है कि आप सिंसियर नहीं हो। बस आपने एग्जाम निकाला है, बस तो थोड़ा सा हिम्मत जोड़ो, नाग डिफेंस अकेडमी आओ और आपकी सिलेक्शन हमारे से जरूर होगी, क्योंकि हम हर एक उन पहलुओं पर ध्यान देते हैं जिससे कि बच्चे का सिलेक्शन हो पाए। तो इसी स्टोरी को और भी कंटिन्यू करेंगे। तो बताओ अदर्स की जब ये सारी चीजें हो जाती है तब फिर क्या होता है? फिर उसके बाद एसआरटी हमारी स्टार्ट होती है और ये बहुत ही फन फैक्ट है। इसके लिए मैं क्योंकि वहाँ के बहुत सारे बच्चे जितने भी थे, मैंने अगल-बगल में जितने बैठे थे वो लोग रेडी बिल्कुल भी नहीं थे एसआरटी के लिए। क्योंकि एसआरटी ये पहली बार ऐड हुआ था एज़ फॉर माय इन्फॉर्मेशन। तो नहीं पहले भी था, लेकिन पहले बीच में हटा दिया गया था और फिर इस बार से नया इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और लकीली आपने मुझे उस समय बोला था कि एसआरटी का आपने तैयारी करा दिया था और मुझे मैंने ये भी बोला था कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, बट आपने ट्रेन चेंज होती रहती है। आपने हमें उस समय इंट्रोड्यूस करा दिया था एसआरटी से, तो मुझे पता चल गया था कि एसआरटी एज उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रहा होता है एसआरटी में। आपको बस आपका कॉमन सेंस होना चाहिए कि एक सिचुएशन देगा आपको। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे में था, एक सिचुएशन था कि एक अ डॉग इज लाइंग इन द स्ट्रीट, ही वाज इंजर्ड, व्हाट वुड यू डू? ओके। ऑप्शन था कि आई वुड टेक हिम टू द हॉस्पिटल। Okay. Second option, I would call nearby people to help. Okay. And third option was I would call NGO for support. Okay. And fourth option was I would do nothing. So अगर हमारे पास कॉमन सेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग चूज करेंगे कि एज ए सीरियसनेस को देखते हुए कि हम उससे उठाकर नियरेस्ट हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये ह्यूमन नेचर है। हाँ। बट उसमें भी रावत सर ने कहा दिया था। मैं रावत सर का बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ, बट उन्होंने वो बहुत अच्छे थे, इसलिए मैं उनको बार-बार इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा दिया था कि ये जो चारों है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और हर एक ऑप्शन का एक अलग मार्किंग सिस्टम है। अलग रोल है। हर एक ऑप्शन को कुछ ना कुछ मार्क्स मिल रहा है। नो ऑप्शन इनकरेक्ट। ओके। सबको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा। तो उसमें अगर एकदम ड्रेन डेड होगा, वही चूज करेगा कि आई विल डू नथिंग। Okay. But everyone would select either they would select that they call for help and go to the hospital. or And after all they call the NGOs. Yes. Okay. ये सब बोलते हैं। ऐसे सिचुएशन आ रहे थे और सब वो बोले थे कि ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें 100 में 100 तुम्हारा आना चाहिए या ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए। बहुत लो क्राइटेरिया वो रखे हुए थे, बट फिर भी चूंकि वहाँ पे लगभग 200 और समथिंग थे
उसमें से भी लगभग 50 to 60 बच्चे वहाँ पे आउट हो चुके थे इस एसआरटी में। 15 से 16 बच्चे आउट हो गए 50। यस सर। रिपोर्टिंग कितना था? रिपोर्टिंग 250 के आसपास था। सो 50 बच्चे ऐसे आउट हो गए थे। मैं आई वाज लाइक व्हाट डिड दे राइट देयर, व्हाट वेयर दे डूइंग। हाँ, इसके लिए मैं बता दूं कि इसमें ये भी हो सकता है, कुछ बच्चे ये भी गलती कर सकते हैं कि वो जो वहाँ पे ओएमआर सीट भरना होता है, तो ओएमआर सीट में वो बहुत सारा एरर कभी कर सकते हैं। मे बी वहाँ पे वो भी एरर हो सकता है क्योंकि वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको पेंसिल से भरना है। फिर भी देखा जाए तो रिजेक्शन रेट बहुत कम है। हाँ, कम है ना? सिलेक्शन के लिए ज्यादा वो रेडी है कि आप Ready। आओ, मैं बेटा आपका सिलेक्शन लूंगा। हाँ, अगर आप ब्रेन डेड होंगे तो वो आपका कुछ हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो फिजिकल जब समाप्त हो जाता है, आपकी जीडीएसआरटी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको फिर वहाँ पे हमें वेट करना पड़ा था। बहुत लंबा वेट था क्योंकि वो लोग सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर रहे थे अपने तरफ से। और उसके बाद तब रात हो गई थी तब तक, और जब लगभग 7 PM हो रही थी, तब उस समय हमारे पास आती है और हमें बताया जाता है कि हमें विदिन आफ्टर 7 डेज, चूंकि मैं 21 जनवरी को वहाँ पे रिपोर्टिंग किया था, तो 27 जनवरी को मुझे प्रयागराज रिपोर्टिंग करना है मेडिकल के लिए मुझे। और हमें एक पेपर दी गई थी, उसी को वहाँ पे हमें लेकर जाना था ताकि वहाँ पे हमें ले सके अंदर। तो प्रयागराज को हमारी 27 को रिपोर्टिंग थी, वहाँ पे हमारी मेडिकल हुई थी। मेडिकल हुआ था, आप मेडिकल में फिट हुए थे? हम मेडिकल में पूरी तरह से फिट हो गए थे। और तो क्या-क्या आपके मेडिकल टेस्ट हुए ये भी बताओ। हाँ, जो कुछ ऐसे माइनर चीजें जिसमें बच्चे बहुत रिजेक्शन होते हैं, आपके बैच में कितने रिजेक्ट हुए, कितने डायरेक्टली मेडिकल पास हुई, ये सब बताओ आप, ताकि बच्चों के बीच में एयरफोर्स को मेडिकल को लेकर के ज्यादा हाइप बना हुआ है कि बहुत ज्यादा रिजेक्ट होते हैं छोटी-छोटी पॉइंट पे। तो वो कौन-कौन से बच्चों पॉइंट है जो कि बच्चे उसको ध्यान में रख के जाएँ पहले? हाँ, तो जो बच्चे मेडिकल देने वाले हैं उसके लिए मैं बता दूँ, यू शुड हैव अ पेशेंस, क्योंकि वहाँ पे रिजेक्शन हो जाता है। बट री मेडिकल में मैंने देखा है कि मैंने सुना है कि बहुत सारे लोगों को ले लिया जाता है। तो ऐसे, क्योंकि आपको बता दूँ कि जो तीनों फोर्सेस है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, मैंने नेवी और एयरफोर्स दोनों की मेडिकल दी है। और मैं बता दूँ कि एयरफोर्स की सबसे टफेस्ट मेडिकल होती है। A to Z जितना भी उसमें मेडिकल ले सकते हैं, जितना भी टेस्ट ले सकते हैं, सारी टेस्ट ले सकते हैं, ले लेते हैं। वो हमारी ब्लड टेस्ट ले लिए थे, यूरिन टेस्ट ले लिए, हमारी ECG ECG ले लिए, एक्स-रे हो गई, जितने भी ब्लड प्रेशर वगैरह। ENT टेस्ट हो गए, सारे ब्लड प्रेशर हो गए, सारे हार्ट बीट सब कुछ चेक कर लिए थे वो, क्योंकि वो चाहता है कि हम फिट हो। बिल्कुल। वो उसी और ब्लड टेस्ट में भी वो बिफोर फूड और आफ्टर फूड दोबारा ब्लड लिए थे, और उससे वो चेक करना चाहते थे शुगर लेवल वगैरह सब कुछ चेक कर लेते हैं ब्लड टेस्ट में जितना भी है। ये कंप्लीट देखा जाए तो मैं बहुत पहले भी चेकअप कई बार होता है। बता चुका हूँ कि एयरफोर्स की जो मेडिकल होती है, या एफकैट एंट्री से जाओ तब, या नॉर्मल आप अग्निवीर एंट्री से जाओ, तो दोनों ही सिचुएशन में एयरफोर्स की जो मेडिकल होती है बहुत टफ होती है। बहुत टफ होती है। तो बच्चों को थोड़ा सा ये रहता है, तो आप क्या करो कि अगर आपको मेडिकल में कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, और कोई डाउट रह गया, अगर शायद आपकी डाउट क्लियर हो सकती है तो मैं कर सकता हूँ, आपको सजेस्ट कर सकता हूँ किसी चीजों का। अगर आप परमानेंट रिजेक्शन है तो कोई उपाय नहीं है आपका कि सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आप पहले मेडिकल का पॉइंट देख लो, देन आप प्रिपरेशन शुरू करो। किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ पहले कोई भी कैंडिडेट आता है तो पहले हम मेडिकल करते हैं, और मेडिकली अगर आप फिट हैं तब जाके आप प्रिपरेशन करो, बिंदास करो, और ताकि माइंड में ये रहता है कि मुझे सिर्फ रिटन क्लियर करना है, इंटरव्यू क्लियर करना है, सिलेक्शन हमारे हाथों में है। तो आदर्श बहुत अच्छा लगा आपका। उसके बाद फिर जब आपका मेडिकल हो जाती है तो फिर पीएसएल आया। हमारी ग्रीन कार्ड हमें मिली थी, और उसका बहुत लंबा वेट करना पड़ा मुझे, क्योंकि आप यू कैन इमेजिन फ्रॉम जनवरी टू नाउ जून 4 महीने का वेट हो 4 गया। महीने का वेट हो गया था, लंबा वेट था। बट जब मुझे डर लग रहा था अंदर से कि क्या हो सकता है, लक का कुछ भी कर सकता है, लक बहुत ज्यादा हावी पड़ सकता है। तो मुझे डर था कि मैं एक तरह से मैं श्योर था कि मेरा 38 है, और जो फर्स्ट कट ऑफ था वो 18 था, तो मुझे था कि हो सकता है। बट अंदर से एक डर लगा था कि कट ऑफ का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है। बट फिर जब पीएसएल आया था मुझे एक राहत की सांस मिली कि चलो मेरा हो सकता है। फिर अब एक दिन को मुझे पीएसएल फाइनल मेरिट लिखा चुकी है, और मैं अब को ज्वाइनिंग करने वाला हूँ बेंगलुरु जलाली। बेंगलुरु जलाली है ना? अच्छा, चलो तो बहुत बहुत बधाई। तो ये था आदर्श राज की स्टोरी, जो कि एक छोटे से परिवार से आता है, बहुत बड़ा इनकम सोर्स नहीं है, क्योंकि हर उन बच्चों के लिए एक नौकरी जरूरी होती है, क्यों ना वो आर्म फोर्स की हो, जिससे कि उनका जीवन बहुत अच्छे से चल सके, वो अपनी आगे की पढ़ाई कर सके, और गार्जियन पर निर्भरता धीरे धीरे क्या करे, कम करके अपनी जिम्मेदारियों को समझे। तो उन बच्चों के लिए हम हमेशा खड़ा है, जो बच्चे सच में उनको जरूरत है, उनके पास सपने हैं, और वो चाहते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस में वो अपना सर्विस दे, तो नाग डिफेंस एकेडमी हमेशा उनके साथ है। तो अंतिम में क्या बोलोगे, अगर जिद वर्दी का होता है तो वो हासिल हो ही जाता है।
इसके लिए आपके पास मार्गदर्शन और बताने वाला सही संस्थान और सही गुरु की आवश्यकता है। सो जय हिंद। अब हम चाहते हैं आपसे विदा, और कोई भी अगर डाउट और क्वेरी रह गया है तो आप जरूर कांटेक्ट करें नाग डिफेंस एकेडमी से। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप तुरंत कांटेक्ट करें। एयरफोर्स की न्यू बैचेस भी होने वाली है, और हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की जो एग्जाम हुई है उसके आंसर की आया है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। सभी बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। आदर्श ने भी दिया है, इस बार भी इनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। आई थिंक इंग्लिश में फिर से 20 आउट ऑफ 20 है। तो सो मैं ये कहूंगा कि प्रिपरेशन करो तो जम के करो, टाइम पास वाली सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ये जो समय चला जाएगा फिर नहीं आएगा। क्योंकि 20-21 के बाद फिर आप उसी भीड़ का हिस्सा हो जाओगे जिसमें सारे कंपटीशन आते हैं। तो आप भीड़ से दूर हटो और अपनी सिलेक्शन और अपनी जिम्मेदारी समझो, ताकि देश का नाम के साथ साथ अपने परिवार और समाज और आपसे जुड़े हुए सभी लोगों को आप पे गर्व हो। सो जय हिंद। थैंक यू। स्टॉप रिकॉर्डिंग।